इसने अपने चारों तरफ भीड़ देखी तो घबरा गई। वो फौरन उठी और दूसरे कमरे में चली गई। साबरा और मोमानी रियाना फौरन इसके पीछे चली गई। बाबर ने मामू फुरकान की तरफ देखा। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या सोच रहे हैं मामू? यही सोच रहा हूँ कि अकबर ने माफी मांगकर अक्लमंदी का सबूत दिया, वरना जाने क्या हो जाता। मामू फुरकान बोले। मामू, नीलम की जिंदगी तो खराब हुई ही, इस लड़के की जिंदगी भी तबाह हो गई। बाबर ने अफसोस से कहा। वो तो मैं देख रहा हूँ, मामू फुरकान ने गहरा सांस लेकर कहा। लेकिन एक बात याद रखो, इसके सामने करने का कोई फायदा ना होगा। वो किसी भी वक्त कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अकबर को समझा दूंगा, बाबर ने कहा। अकबर बहुत समझदार लड़का है, इसने अब तक बहुत सब्र से काम लिया है। बिलाखिर वो इंसान ही है, सब्र की बेइंतहा होती है। इसे इस बात की भी इजाजत नहीं कि वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर समंदर में जाए। इस सैदपुर के जिन ने हमें आजिज कर दिया है। पता नहीं वो क्या चाहता है, किसी को कुछ मालूम ना था कि वो क्या चाहता है। साबरा ने नीलम से समंदर का अहवाल दरियाफ्त किया, लेकिन इसने कुछ ना बताया। वो खामोश बैठी रही। फिर राजदार शमसा के इसरार पर इसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ। मुझे बस इतना याद है कि एक बड़ी लहर ने मुझे अपने होश में ले लिया था। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मुझे जब होश आया तो आप सब लोग मेरे गिर्द खड़े थे। किसी ने नीलम से इस मामले में कुरेद ना की। इसे जितना मालूम था वो इसने बता दिया था। इस वाक़े ने अकबर को हिलाकर रख दिया। इसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। इससे नाकर्दा गुनाह की माफी मंगवाई गई थी। इस पर गुस्सा सवार था। जब भी इसे माफी मांगने का ख्याल आता, इसके हलक में कड़वाहट घुल जाती। इसे अपनी बेबसी का एहसास होता। और इसे मामू फुरकान पर भी गुस्सा था। वो इसे अब तक सब्र की तलकीन करते रहे थे और वो अब तक सब्र से काम लेता रहा था, लेकिन उन्होंने करके कुछ ना दिया। पूरी रात कब्रिस्तान में भी गुजारी और एक जरा सी गलती ने सारा मामला चौपट कर दिया। अगर वो इसने जरा सी अक्लमंदी से काम ले लेते तो अब तक इस दिन का किस्सा पाक हो चुका होता। फिर इसके सामने दादा गफूर का चेहरा आ जाता। उन्होंने भी कुछ करके ना दिया था, बस बातें ही बातें थी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसके ख्याल में बात अब इन दोनों के बस की नहीं रही थी। वो जिन इन दोनों पर हावी आ गया था, वो दोनों इसके सामने बेबस हो गए थे। इसके दोस्त कहते थे कि अकबर तू किस जंजाल में फंस गया है, नीलम को इसके घर भिजवा दे और दूसरी शादी कर ले। नीलम घर में रहेगी तो घर में इसी तरह की दहशत फैलती रहेगी, खौफनाक वाकयात पेश आते रहेंगे। फिर तुझे शादी करके क्या मिला, क्या फायदा हुआ? तू नीलम से इस तरह दूर है जैसे वो तेरी बीवी ही नहीं। ये किस तरह की शादी? लेकिन वो नीलम को छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। अगर इसलिए तलाक देना होती तो वो अपनी माँ के कहने पर आकर इससे कब की तलाक दे चुका होता। वो जानता था कि इस तरह के हालात से दो चार करने में नीलम का कोई हाथ ना था। वो खुद मजबूर थी। वो चाबी वाला खिलौना बन गई थी। इसमें जितनी चाबी भर दी जाती, इसके मुताबिक वो बोल कर खामोश हो जाती। नीलम को वो शादी से पहले से पसंद करता था और इससे शादी के लिए इसने बड़ी कोशिश की थी। नीलम, तुम्हें एहसास है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? नहीं तो, नीलम ने सादगी से कहा। मुझे तो कोई एहसास नहीं, बस आम सी लड़की हूँ। ये तुमसे किसने कह दिया कि आम सी लड़की हो? अगर आम सी लड़कियां ऐसी होती हैं तो फिर खास क्या होती होंगी? अकबर ने कहा। आपके ख्याल में मैं कोई खास लड़की हूँ? नीलम ने पूछा। हाँ, बहुत खास, एकदम स्पेशल। अकबर ने इसे गौर से देखते हुए कहा। मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? नीलम ने हंसकर पूछा। हाँ बहुत, अकबर ने वालाना अंदाज में कहा। नीलम अकबर को वाकई बहुत अच्छी लगती थी। वो इसके एक एक अदा पर सदके वारी जाता था। इसकी कोशिश होती कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके सामने रहे। अगर कारोबारी मजबूरी ना होती तो घर में बैठ जाता और इसे देखे जाता। ये कैसा जुर्म था? इतनी मोहब्बत, इतना इश्क और इतनी चाहत के बावजूद वो इसके लिए अभी तक शजरे ममनू बनी हुई थी। वो इसकी होकर भी इसकी ना थी। ये कैसी बेबसी थी? अकबर का दिमाग घूम रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था। अगर इस वक्त वो जिन इसके सामने आ जाए तो वो जाने क्या कर दे, इसे फाड़ खाए। इस जिन ने इसकी जिंदगी हिसाब कर दी थी और आज इसे माफी मंगवा कर इसकी अना को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया था। फिर इन लोगों ने अपना सामान समेटा और गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी में भी अकबर सर झुकाए खामोश बैठा रहा। इस तौहीन का असर इसके ज़हन से जायल ही नहीं हो रहा था। तब मामू फुरकान उठकर इसके पास चले गए। मामू फुरकान को अपने नजदीक पाकर इसने एक मरतबा फिर खाली खाली नजरों से इन्हें देखा और फिर अपने ख्यालों में मगन हो गया। मामू फुरकान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर अपने करीब कर लिया। फिर उन्होंने इसकी आंखों में देखा। आंसू देखकर मामू फुरकान का दिल कट गया। रोता क्यों है पगले? मामू फुरकान ने खुद अपने आंसू पीते हुए कहा। मामू फुरकान, मैं क्या करूं? आप देख रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तेरे दुख को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन रोने से काम ना बनेगा। मैं कहाँ रो रहा हूँ? अकबर ने अपने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ शाबाश। मामू फुरकान ने इसकी पीठ तपकी। ये बात हुई ना? मामू फुरकान, क्या इस जिन से निजात का कोई रास्ता नहीं? बेटा क्या बताओ, जरा सी चूक हो गई, वरना निजात तो तुम्हें कब की मिल चुकी होती इससे। मामू फुरकान, जो होना था हुआ, अब आगे की सोचे। दादा गफूर से बात करे। अच्छा बेटा, मैं इनके पास जाऊंगा, मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा मशवरा ये है कि नीलम से दूर रहना। मुझे डर है वो कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। मामू फुरकान ने कहा। मामू फुरकान, यूं महसूस होता है जैसे अब आप इससे डरने लगे हैं। अकबर ने गहरा सांस लेकर कहा। नहीं, ये बात नहीं है, मैं इससे डरा नहीं हूँ, लेकिन मोहताज जरूर हो गया हूँ। अच्छा मामू, ये बताएं, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? क्या मुझे जान से मार देगा? नहीं, मौत और जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मामू फुरकान ने बड़े यकीन से कहा। बस तो फिर अकबर, तुम्हारे जहन में क्या बात आ रही है? कहीं तुम इससे टकराने की तो नहीं सोच रहे? बेटा ऐसा ख्याल भी दिल में ना लाना। तुम एक लावा उगलते आतिशफशा का क्या बिगाड़ सकते हो? वो हम जैसे लोगों को जुल दे गया। तुम तो इसके सामने बच्चे हो, जैसे हाथी के सामने एक चींटी। लेकिन मामू फुरकान, कभी कभी एक चींटी भी हाथी की जान का साथ बन जाती है।
ऐसा कभी इत्तेफाक से होता है, क्या पता ये इत्तेफाक मेरे साथ ही पेश आ जाए। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो? अभी तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं होता। मुझे गुस्सा आने लगा है, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। बेटा, तुम जिनों के बारे में कुछ नहीं जानते कि ये कितनी खतरनाक शय होते हैं। इनसे उलझना आसान काम नहीं। मामू फुरकान ने इसे समझाने की कोशिश की। कोई गलत कदम उठाने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। बाबर अली पिछली सीट पर बैठा इन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। इनकी गुफ्तगू में इसने अब तक कोई मुदाखलत ना की थी, लेकिन अकबर के अज़ाइम जानकर वो चुप ना रह सका। इसे अपने बेटे की ज़हनी कैफियत का अच्छी तरह अंदाजा था। वो बेताबी की इंतहा पर पहुंचा हुआ था। अब इसका कुछ ना कुछ तो रद्द अमल होना था, लेकिन बाबर जानता था कि मसला ऐसा था कि अकबर का इसमें हाथ डालना शोलों से खेलने के मुतरादिफ है। इसने अकबर के कंधे पर हाथ रखकर फौरन कहा, बेटे, मामू ठीक कह रहे हैं, तुम परेशान क्यों होते हो, हम मौजूद हैं। हाँ अबू, मैं जानता हूँ। ये कहकर अकबर खान ने खामोशी इख्तियार कर ली, गहरी खामोशी। इसने अपने तौर पर तय कर लिया था कि अब वो खुद कुछ करेगा। मामू फुरकान और दादा गफूर से इसने जो तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी वो पानी पर लकीर साबित हुई थी। वो नहीं चाहता था कि अब अपने इरादों को जाहिर करे, इसलिए इसने मुकम्मल सकूत इख्तियार कर लिया। पिकनिक से वापसी पर सब पर गहरी खामोशी तारी थी। जितना शोर शराबा पिकनिक पर जाते हुए था, इतना ही सकूत वापसी पर तारी था। यूं महसूस हो रहा था जैसे ये लोग पिकनिक से ना वापस आए हों, किसी को दफना कर आ रहे हों। अकबर टीवी लॉन्च में अकेला बैठा आज का अखबार देख रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। अकबर ने रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, मैं वाहिदा बोल रही हूँ। जी खाला, आप कैसी हैं? बेटे, मैं ठीक हूँ। आज सुबह से मैं मुसलसल टेलीफोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन घंटी बजती रही, किसी ने उठाया नहीं। खाला जान, हम लोग घर पर नहीं थे, समंदर पर पिकनिक मनाने गए हुए थे। पिकनिक का सुनकर वाहिदा को बड़ी खुशी हुई कि पिकनिक पर जाने का मतलब था कि घर के हालात पुरसुकून हैं। वाहिदा ने खुशी का इजहार किया। कौन कौन गया था? हम लोग थे और मामू फुरकान का कराना। अच्छा, तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? वाहिदा ने पूछा। जी वो ठीक है। नीलम कहाँ है? वो अभी तो यहीं थी, शायद आराम करने के घर से अपने कमरे में चली गई। अकबर ने देखा तो साबरा पीछे खड़ी थी। अकबर, किसका फोन है? साबरा ने पूछा। अम्मी खाला का है। आप जब तक बात करें मैं नीलम को बुला कर लाता हूँ। नीलम जब कमरे में दाखिल हुई तो साबरा वाहिदा को समंदर पर पेश आने वाले वाकयात की तफसील बता रही थी। नीलम को देखकर इसने जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म की और बोली, लो नीलम आ गई है, इससे बात कर लो। वाहिदा को जो खुशी इनके पिकनिक पर जाने का सुनकर हुई थी वो वहां पेश आने वाले वाकयात से हवा हो गई थी। नीलम ने रिसीवर पकड़कर पूछा, अम्मी कैसी हैं और अब्बू का क्या हाल है? हम दोनों ठीक हैं और तुम्हें याद करते हैं। वाहिदा ने बड़ी मोहब्बत से कहा, नीलम तुम्हें देखने को बहुत जी चाहता है। नीलम तुम कुछ दिनों के लिए अकबर को लेकर लाहौर आ जाओ। अगर अकबर को फुर्सत ना हो तो मैं इन्हें भेज दूं, ये तुम्हें जाकर ले आए। वाहिदा ने तजवीज़ पेश की। ठीक है अम्मी, लेकिन इस मामले में दादा गफूर से पूछना होगा, नीलम ने कहा। नीलम, फिर तुम ऐसा करो, जरा साबरा को फोन दो, मैं इनसे बात करती हूँ। वाहिदा बोली, जी अच्छा अम्मी। ये कहकर नीलम ने रिसीवर साबरा की तरफ बढ़ाया। अम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। फिर वाहिदा और साबरा काफी देर तक फोन पर बातें करती रही। नीलम को बहुत थकन हो रही थी। वो वहां से उठकर अपने बेडरूम में आ गई। अभी इसे लेटे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि इसे कमरे में मसूर कुन खुशबू फैलती हुई महसूस हुई। कमरे में खुशगवार धुआं बनने लगा था। वो आ गया था, खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट में बड़ा सहर था। नीलम इसकी तरफ बेखुदी में देखती रही। नीलम की नींद उड़ गई। फौरन उठकर बैठ गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था और वो इसके बेड के नजदीक आ गया। कहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है? कार्ल ने सवाल किया। अम्मी चाहती हैं कि मैं इनके पास लाहौर हो आऊं, नीलम ने सादगी से जवाब दिया। या हमें अकेला छोड़ जाएंगी? कार्ल ने बड़ी मोहब्बत से सवाल उठाया। चंद दिनों की तो बात है, नीलम ने तसल्ली दी। फजा साजगार हो गई है तो तुम मुझे छोड़ जाना चाहती हो? मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, मैं अब तुम्हारी जुदाई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीलम, तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हें चाहे गफूर जाने को कहे या फुरकान, लेकिन तुम कराची से जाओगी नहीं इस वक्त तक जब तक मैं तुमसे जाने को ना कहूँ। तुम ये बात अच्छी तरह समझती हो कि मैं जो कुछ कह देता हूँ इस पर अमल भी करवा लेता हूँ। कार्ल ने किसी हद तक तहकमाना लहजा इख्तियार किया। मैं जानती हूँ, नीलम ने इससे देखते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। जानती हो तो फिर अनजान ना बनो। आज की रात हम दोनों के लिए बहुत अहम है। मैं अब चलता हूँ। साबरा इस तरफ आ रही है, तुम लाहौर जाने से साफ इनकार कर दोगी। ये कहकर वो आईने में गायब हो गया। इसके गायब होते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चंद लम्हों बाद साबरा कमरे में दाखिल हुई। कमरे में जबरदस्त खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू आदमी को पागल कर देती थी। साबरा ने कमरे में आकर गहरे गहरे सांस ली और बोली, बड़ी प्यारी खुशबू है कमरे में, क्या स्प्रे किया है तुमने? जी मैंने कोई चीज स्प्रे नहीं की, नीलम ने साफ गोई से काम लिया। फिर ये खुशबू, वो कहते कहते रुक गई। इसकी नजर जलती मोमबत्ती पर पड़ी। जलती मोमबत्ती को देखकर वो एकदम खौफजदा हो गई। इसने खुद फिर खुशबू के बारे में कुछ ना पूछा। मैंने दादा गफूर से बात कर ली है, वो कहते हैं कि नीलम का लाहौर जाने में कोई हर्ज नहीं, चली जाए। कल उन्होंने बाबर को बुलाया है, शायद कोई तावीज़ वगैरह देंगे तुम्हारे लिए, साबरा ने बताया। लेकिन खाला मैं लाहौर नहीं जाना चाहती, नीलम ने बड़े स्पष्ट लहजे में कहा। है ये क्या कह रही हो तुम? साबरा ये सुनकर एकदम परेशान हो गई। आखिर क्यों? इस फैसले की वजह क्या है? वो नहीं चाहते कि मैं जाऊं, नीलम ने बड़े खोए हुए लहजे में कहा। लेकिन अकबर ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। वो तो तुम्हें लाहौर भेजने के लिए राजी है, बल्कि वो खुद तुम्हें लाहौर ले जाना चाहता है। मैं अकबर की बात नहीं कर रही हूँ, नीलम सपाट लहजे में कहा। फिर किसकी बात कर रही हो? साबरा के चेहरे पर उलझन थी। नीलम कुछ बताते बताते एकदम खामोश हो गई।
میں بات کر رہی ہوں۔ اس کی نظریں آئینے پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں نیلم بولو، تم کہتے کہتے رک کیوں گئی؟ صابرہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ سنگھار میں اس کے آئینے کی طرف صابرہ کی پیٹھ تھی، اس لیے اسے وہ نظر نہیں آ رہا تھا جو نیلم کو نظر آ رہا تھا۔ آئینے میں کرل تھا اور وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے بارے میں بتانے سے منع کر رہا تھا۔ نیلم کی آنکھیں بدستور آئینے پر جمی ہوئی تھی۔ صابرہ نے اس قدر انہمناک سے اسے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس نے گردن گھمائی۔ صابرہ کی گردن گھماتے ہی کرل آئینے سے غائب ہو گیا۔ صابرہ کو وہاں کچھ نظر نہ آیا تو وہ پھر نیلم کی طرف پلٹی اور بولی، ہاں نیلم بتاؤ تم کس کی بات کر رہی تھی؟ جی میں تو کسی بات نہیں کر رہی تھی، نیلم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ پھر تم لاہور جانے کی تیاری کرو، اکبر خود تمہارے ساتھ جائے گا۔ صابرہ نے اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نیلم نے بھی اس سے زیادہ الجھنا پسند نہ کیا۔ اس نے اس کی بات سنی اور خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کل کی اجازت کے بغیر دنیا کو کوئی آدمی اسے لاہور نہیں لے جا سکتا۔ سمندر میں نہانے کی وجہ سے جسم پر ریت چپکی ہوئی تھی، ریت کی وجہ سے اسے بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ جا کر نہا لے۔ باتھ روم میں وہ بڑی دیر تک گرم شانی کا شاور لیتی رہی۔ نہا کر اسے بڑا سکون ملا۔ نہاتے ہوئے سے ایک دو بار یہ احساس ہوا جاتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اسے نظر کچھ نہ آیا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر باتھ روم سے باہر آ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اکبر کمرے میں موجود تھا۔ وہ نہا دھو کر آیا تھا اور ملیشیا کلر کے ریشمی سوٹ میں خاصا چمک رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نیلم نے اپنے بالوں کو تولی میں لپیٹ کر جوڑا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ سخت سرخ رنگ کے سوٹ میں تھی۔ اکبر نے جب اس کے سراپے پر نظر ڈالی تو اس کے دل پر ایک ہوک سی اٹھی۔ یہ اس پر کیسا ظلم تھا؟ وہ اس کے لیے شجر ممنوع تھی۔ اس نے سوچا وہ کیوں نہ آج ہمت کر کے شجر ممنوع کو چھو لے۔ ویسے وہ اس طرح کی کئی کوششیں ماضی میں کر چکا تھا اور ہر مرتبہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ آج ہی تو اس سے معافی منگوائی گئی تھی، لیکن اس وقت نیلم کو باتھ روم سے باہر آتے دیکھ کر جانے کہ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے، وہ شجر ممنوع کو چھونے چلا تھا۔ اکبر کی آنکھوں کے رنگ بدلتے دیکھ کر نیلم سہم سی گئی۔ اس نے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری کر لی اور اس کی طرف سے پیٹھ موڑ لی اور اپنے گیلے بالوں کو جھٹکنے لگی۔ اکبر کو اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ نیلم نے اچانک آئینے میں نگاہ ڈالی تو وہ سہم سی گئی۔ اکبر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ اکبر نے کچھ سوچ کر اسے چھونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ دھیرے سے بولا، نیلم جی، نیلم لگتا ہے جیسے تم میری بیوی نہیں ہو۔ اس کے لہجے میں بڑا دکھ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نیلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، تمہارا رویہ کہہ رہا ہے۔ تم دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہو، اب تم میں پہلی جیسی بات نہیں رہی۔ تم مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ پہلے میں تمہاری آنکھوں میں ہوتا تھا، لیکن اب میں تمہاری آنکھوں سے مٹتا جا رہا ہوں۔ یہ محض آپ کا احساس ہے۔ نیلم نے ایسی ہی بات کو ٹالنے کے لیے کہا۔ میں آپ کی ہوں، ہمیشہ آپ کی رہوں گی نیلم، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اکبر نے تڑپ کے کہا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں بڑا ڈرتی ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچ جائے۔ نیلم نے گھبرا کر کہا۔ بڑے نقصان کی بات سن کر اکبر سہم سا گیا۔ وہ ہر مرتبہ اس طرح کی کوشش کے نتیجے میں اتنے عذابوں میں مبتلا کیا گیا تھا۔ ماموں فرقان نے بہت واضح طور پر نیلم سے دور رہنے کی تنبیہ کی تھی اور وہ اس ہدایت پر عمل بھی کر رہا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی کوشش میں وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ کامیاب ہونے کی بس ایک ہی صورت تھی کہ نیلم کو اس خبیث سے نجات دلا دی جائے، اور اس پر قابو پانا اتنا آسان نہ تھا۔ دادا غفور اور ماموں فرقان جیسے لوگ اس معاملے میں ناکام ہو چکے تھے، اس کی تو بساط ہی کیا تھی۔ اکبر کا سارا جنون جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس پر ایک دم اداسی کا دورہ پڑا۔ اس نے نیلم کو بڑی بے بسی اور حسرت سے دیکھا، پھر وہ سر جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ نیلم نے اسے اس طرح جاتے دیکھا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اکبر کے اس طرح حسرت زدہ انداز میں لوٹ جانے کے بعد نیلم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے خوبصورت گیلے بالوں سے جلدی جلدی پانی جھٹکنے لگی تھی۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کی چادر پر پڑی۔ وہ بیڈ کے نیچے سے آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ نیلم سے دیکھ کر ایک دم جم کر کھڑی ہو گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر اس مرتبہ نیلم کو ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ یہ وہی کالا بلا تھا جسے دیکھتے ہی جسم میں کپ کپی دوڑ جاتی تھی، لیکن اس وقت وہ بڑے اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کالے بلے نے بیڈ کے نیچے سے نکل کر ایک زوردار انگڑائی لی اور پھر وہ نیلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ کالے بلے کا سخت جسم اس کے نرم و ملائم ٹانگوں سے رگڑ کھا رہا تھا۔ اسے گدگدی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تب کالے بلے نے اپنی سرخ سرخ زبان سے اس کے گورے گورے بے حد خوبصورت پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیلم نے جھرجھری سی لی۔ اس نے کمزور سی کوشش کی اپنے پاؤں اٹھانے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھوں میں رنگ اترنے لگے۔ ایک نشہ تھا جو اس پر چھائے چلا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی کمرے میں راجدہ داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ راجدہ نے اپنے سامنے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر وہ کانپ اٹھی۔ وہ کالا بلا نیلم کے پاؤں چاٹ رہا تھا اور نیلم اس بلے کو پرکیف نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ راجدہ کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا، ٹانگیں لرز اٹھی، ہاتھ کانپ اٹھے، پیالی پھسل کر قالین پر گری اور وہ ایک چیخ مار کر الٹے قدموں واپس بھاگی۔ راجدہ کی چیخ سن کر نیلم نے اپنی مخمور نظریں دروازے کی طرف اٹھائی۔ اس نے راجدہ کو اس قدر بدحواس بھاگتے دیکھ کر اسے آواز دی، راجدہ راجدہ، لیکن راجدہ بلا کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے صابرہ کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا، اور جب اس نے صابرہ کو وہ سب بتایا جو وہ دیکھ کر آ رہی تھی تو صابرہ لرز کر رہ گئی۔ راجدہ کے کمرے سے جانے کے بعد کالے بلے نے اپنی سرخ آنکھوں سے نیلم کو دیکھا اور بیڈ کے نیچے گھس گیا۔ چند لمحوں بعد پورا گھر اس کے کمرے میں آ گیا، لیکن یہاں کچھ نہ تھا۔ نیلم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ ہائے نیلم، تم ٹھیک تو ہو؟ صابرہ نے جلدی سے اپنے گلے لگا لیا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نیلم نے یہ بات اس انداز سے مسکرا کر کہی کہ پھر کوئی اور سوال کرنے کی کسی میں ہمت نہ پڑی۔
कमरे में अब कोई चीज ना थी जिसके बारे में सवाल किया जाता। राजदा ने जो मंजर देखा था इसके बारे में खुद नीलम को कुछ कहना चाहिए था, लेकिन वो चुप थी। इसकी चुप में बड़ी पुरस्कारियत थी। तब इन लोगों ने कयास कर लिया कि राजदा ने जो कुछ देखा था वो इसकी नजर का फ्रेब था। ये कोई ना जान सका कि ये फ्रेब खुद नीलम ने दिया था। खुद नीलम को अपने आप पर हैरत थी। इसकी काले बिल्ले से रूह फना होती थी। वो इसकी बात सुन लेती या इसकी मनुष्य शक्ल देख लेती तो लरस उठती थी। लेकिन आज जाने क्या हुआ था कि इसके दिल से काले बिल्ले का खौफ अचानक निकल गया था। इसके कदमों में लौटता वो काला बिल्ला ऐसे अच्छा लगा था। रात को हस्बे मामूल वो साबरा के कमरे में सोई। रात के वक्त नीलम के बेडरूम को लॉक कर दिया जाता था, तो आज भी कर दिया गया। नीलम बेड के एक किनारे पर थी। इस रात नीलम को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। क्या हुआ नीलम, नींद नहीं आ रही? साबरा ने इसे करवटें बदल देखकर पूछा। जी, नीलम ने मुख्तर से जवाब दिया। नींद की गोली दे दूं? साबरा ने कहा। नहीं, नींद की गोली खाकर मेरी तबीयत अजीब सी हो जाती है। नीलम ने कहा। मैं सो जाऊंगी, आखिर कब तक नींद नहीं आएगी? आप सो जाएं। नीलम को अभी तक नींद नहीं आई थी। सामने दीवार की घड़ी में 11:30 बज चुके थे। एक तो कुछ नीलम को नींद नहीं आ रही थी, दूसरी बार बार दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि यहाँ से उठकर अपने बेडरूम में चली जाए। कोई इसे बुला रहा था। इसके दिमाग में कहीं दूर वो आवाज सुनाई दे रही थी, आओ नीलम, आओ नीलम। फिर इस तरह आना गया। इसका दिल जैसे मचल उठा। वो उठकर बैठ गई। इसने साबरा और रास्ता पर नजर डाली। वो दोनों बेखबर सो रही थी। अब किसी सैरज़दा मामूल की तरह चल पड़ी। इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी वो जा रही थी। दरवाजे से निकलते हुए इसने एक मरतबा मुड़कर बेड पर नजर डाली और फिर आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। इसका रुख अपने बेडरूम की तरफ था। इसे ये मालूम था कि रात को बेडरूम को मुकफल कर दिया जाता है और चाबी कहाँ होती है ये इसे मालूम नहीं था। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ये ख्याल इसके दिमाग में आया कि बेडरूम तो बंद होगा। इस ख्याल के आने के बावजूद इसके कदम रुके नहीं। वो सैरज़दा मामूल की तरह आगे बढ़ती रही। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर इसने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाजा फौरन खुल गया। वो खुशगवार हैरत के साथ कमरे में दाखिल हो गई और फिर इसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया।